ये वीडियो है 4th क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 का, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर। उसका हम 4th वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हम पढ़ते हैं ये अकबरनामा और आईन अकबरी क्या है ये, ठीक है। अकबर ने क्या किया, अपने एक क्लोज़ फ्रेंड को, जो उसके क्लोज़ फ्रेंड्स में से एक था और वो दरबारी भी था, अबुल फज़ल, उसको कहा कि वो हिस्ट्री लिखे, उसके राज्य में जो भी वो देख रहा है, जो भी वो महसूस कर रहा है, देखे और लिखे। अबुल फज़ल ने 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी अकबर के काल में, जिसको अकबरनामा उसने बोला। और फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में है, और सेकंड वॉल्यूम ने अकबर के राज में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में नोट किया गया है, और थर्ड वॉल्यूम को आईन अकबरी कहा जाता है। तो ठीक है, आईन अकबरी जब बोला जाएगा तो आप अकबरनामा नहीं बोलेंगे, उसके थर्ड वॉल्यूम को बोलेंगे। ये डील करता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके हाउस होल्ड, आर्मी और रेवेन्यू से, एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, ठीक है। वो ये भी बताता है कि इंडिया का जो कल्चर था, ट्रेडिशंस था, वो कितना रिच था। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आईन अकबरी का ये है, इसका रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेज, वेजेस, रिवेन्यूज, यानी कि आईन अकबरी में बताया जाता है कि किस तरह का क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती थी, किस तरह की यील्ड्स होती थी, उत्पादन होता था, प्राइजेस थे, और लोगों की मजदूरियाँ थी, और कितना टाइप के रिवेन्यूज़ थे। देखिए एक इमेज है, इसमें अकबर रिसीव कर रहा है अकबरनामा, जो अबुल फज़ल लिख चुका है उसको जो उसने लिख कर उसे दे रहा है। अब है क्लोजर लुक, हम पढ़ते हैं अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। ब्रॉड फीचर्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन के, वो अकबर के जो हैं वर एलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फज़ल ने सब कुछ लिखा है अकबरनामा में, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपनी बुक में। पर्टिकुलर उसके लास्ट जो वॉल्यूम था, थर्ड वॉल्यूम, दैट इज़ आईन अकबरी में अलग से हम बोल सकते हैं। अबुल फज़ल ने एक्सप्लेन किया है कि एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और उन प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता है। जैसे हम आज स्टेट बोलते हैं, स्टेट को सूबा बोला गया, और जो कि एक सूबेदार को दिया गया गवर्न करने के लिए। वो कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, वो क्या करता था, दोनों ही फंक्शंस करता था, पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों। हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर या दीवान जिसे कहते हैं, वो भी रखा गया, जिसे हम कहते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर टाइप से कहते हैं, तो वो भी था। वो मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस। और सूबेदार क्या करता था, उसको सपोर्ट मिलता था बाकी ऑफिसर्स का भी, यानी और भी ऑफिसर्स हुआ करते थे। जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, जिसे बख्शी कहा जाता था। इनको आप क्या नाम बोलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर काल में हर एक डेजिग्नेशन का नाम अलग हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डेजिग्नेशन को किस नाम से बुलाया गया किस समय में। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन क्या था। मिनिस्टर और इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सदर कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार्स कहा जाता था, और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। देखिए एक वो है नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस जो जहांगीर के कोर्ट में था, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, जैसे कि हम एक स्टोरी के साथ बढ़ रहे हैं आगे, तो पहले उसे ख़त्म करते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अकबर के जो नोबल्स थे, यानी कि जो अमीर लोग उसके दरबार में थे, वो कमांड करते थे बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज वो रखते थे, और उनका एक्सेस भी था बहुत सारे रिवेन्यू पर, यानी वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे बहुत सारे जगह से। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, जब तक वो लॉयल रहे अकबर के, वो एम्पायर अच्छे से चलता रहा। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। जब आप किसी को इतनी पावर दे दोगे, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपनी सेनाएं रखो, तो एक ना दिन वो आपके खिलाफ खड़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी गुलामी हमेशा करता रहेगा। जब उसे लगेगा कि सारी पावर हमारे हाथ में है, बादशाह के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो कभी ना कभी उसको लगेगा कि मैं खुद अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। तो ऐसा ही उन सब ने करना शुरू किया। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने लग गए। अब वो लॉयल नहीं रहे किसके, मुगल्स के। जब अकबर था वो फतेहपुर सीकरी में ड्यूरिंग 1570s, उसने क्या किया था, डिस्कशन करना शुरू किया धर्म के बारे में। उलेमा जो होते थे, जिस तरह से हमारे पंडित होते हैं इन हिंदुओं के, तो उलेमा होते थे ब्राह्मणास से, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो हर धर्म के लोगों के हर धर्म को जानना चाहता था कि किस धर्म में क्या है, जिससे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। जीसट प्रीस्ट हु वर द रोमन कैथोलिक्स, ज़ोरास्ट्रियंस, एंड ये डिस्कशंस जो थे वो इबादत खाना में होते थे। वो इंटरेस्टेड था हर धर्म के बारे में जानने के लिए, हर सोशल कस्टम के बारे में जानने के लिए। अकबर का जो इंट्रैक्शन था अलग अलग फेथ्स के लोगों के साथ, उससे क्या उसको रियलाइज़ हुआ
दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। इसका क्या मतलब ये है, देखिए डॉगमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, ये इंटरप्रिटेशन है जिसे अथॉरिटेटिव बोल दिया गया है विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। मतलब कि एक तरह का आप रीति रिवाज जैसे बना देते हैं जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लोग बस उसे फॉलो करते हैं। और बाय गॉड क्या है, ऐसा इंडिविजुअल जो कि दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीफ से या कल्चर से इंटॉलरेंट होता है। जैसे कि हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा होता है कई केसेस में। तो उनको बाय गॉड्स कहा जाता है, जो दूसरे धर्म का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो रिचुअल और डॉगमा की वजह से ही ये बाय गॉड्स बने हैं। ये जो टीचिंग्स हैं इससे डिविजन्स आ गया है सोसाइटी में, डिसहार्मनी आ गई है प्रजा के बीच में। तो इवेंचुअली क्या है, यानी एट द एंड क्या हुआ है, उससे अकबर को ये आइडिया मिला कि सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस लाई जानी चाहिए। ये जो आइडिया है टॉलरेंस का, यानी हम एक दूसरे के धर्म का आदर करें, वो क्या करता था, उस सुलह कुल की जो नीति थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में जो कि उसके एरिया में रहते हैं, बल्कि इसके बजाय उसने एथिक्स पर जोर दिया, यानी लोगों के अंदर एक ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं वो आए, ऑनेस्टी आए, जस्टिस, पीस, इस तरह की चीज़ें आएँ। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि हर एक धर्म पर अप्लाई होती हैं। अबुल फजल ने हेल्प की अकबर की उस टाइप का गवर्नेंस फ्रेम करने के लिए जैसा वो चाहता था, ठीक है, जो सुलह कुल जैसी वो एक धर्म बनाना चाहता था, धर्म जैसा जो कि हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है। ऐसे प्रिंसिपल गवर्नेंस के जो कि जहांगीर और शाहजहाँ ने भी फॉलो किए। अब है द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब जो 17th सेंचुरी में हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ज़मींदारों ने रिबेलियन कर दिया था मुग़ल अथॉरिटी के ख़िलाफ़, तो मतलब एक तरीके से मुग़ल जो थे वो अब डिक्लाइन हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी जो मुग़ल की, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी तो आई। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने डिस्क्राइब किया है इसे कि फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब बहुत अपार धन की जगह थी ये। बट दीज सम विजिटर्स वर ऑल्सो अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने ये भी कहा है कि गरीबी भी बहुत आ गई थी, दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। साथ ही साथ कुछ लोग जहाँ एक तरफ बहुत प्रॉस्पर थे और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत गरीब भी थे, दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। बहुत ज़्यादा विशाल रूप में देखी जा सकती थी ये चीज़। जो इनइक्वालिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग थी। डॉक्यूमेंट्स जो 12th ईयर ऑफ शाहजहाँ's रेन के जो हमें मिलते हैं, शाहजहाँ के काल के 12वें साल के जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो सिर्फ 445 रह गए थे आउट ऑफ द टोटल 8000 मनसबदार्स में से। और स्मॉलेस्ट नंबर जो थे 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स होते थे उनको, लेकिन 61.5%, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था। मतलब कम लोगों को ज़्यादा सैलरी जा रही थी और जो ज़्यादा लोग थे उनको कम सैलरी जा रही थी। तो ये टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू था एम्पायर का एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। तो उनकी सेनाओं को भी बहुत कम पैसा जा रहा था। मतलब कुछ लोगों के हाथों में जो वेल्थ है, जो पैसा है, इकट्ठा होकर रह गया था। जो कुछ 445 मनसबदार जो सबसे ऊंची रैंक के थे वो सबसे ज़्यादा वेल्थ उनके ही पास थे। तो इस तरह से क्या होगा, जब वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो गरीबी तो आएगी। तो मुग़ल एम्परर्स जो थे और जो उनके मनसबदार थे उन्होंने एक ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स, उन्होंने बहुत खर्चा किया। द एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, आर्टिसंस को तो थोड़ा फ़ायदा हो, मतलब खर्चा तो किया, तो खर्चे से इनडायरेक्टली क्या हुआ, जिनसे वो चीज़ें खरीदते थे उनको फ़ायदा हो रहा था। पीजेंट्री आर्टिसंस जो आर्टिस्ट बनाते थे कुछ चीज़ें, जो सप्लाई करते थे उन्हें चीज़ें और प्रोड्यूस। बट द स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट। जो उनका रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो खर्च तो हो जाता, खा पी लेते थे वो, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो पीजेंट्स जो आर्टिस्ट जो थे उनके पास कुछ बचता नहीं था। पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो सबसे गरीब लोग होते थे वो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उनके पास बचता कुछ नहीं था। दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल सोर्सेज। वो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लेने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, जैसे कुछ टूल्स ले लें, औजार ले लें, कुछ सप्लाईज़ ले लें, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो वेल्दियर पीजेंट्री थे, जो अमीर जो थे थोड़े किसान, और आर्टिसंस ग्रुप जो अमीर थे, और जो व्यापारी थे, बैंकर्स थे, उनको इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत फ़ायदा हो रहा था इस टाइप से। तो जो इनॉर्मस वेल्थ है और जो रिसोर्सेज है जो मुग़ल एलिट के हाथों में आ गई थी, उससे एक्सट्रीमली पावरफुल भी बन गए थे वो, ठीक है, 17th सेंचुरी तक। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, और मुग़ल एम्परर से वो अलग हो ही रहे थे, आपने पहले भी पढ़ा है, वो गिर रही थी उनकी अथॉरिटी।
उनके जो सर्वेंट्स थे वो ज़्यादा पावरफुल सेंटर बन गए पावर के कई रीजन्स में। उन्होंने क्या था, अपनी अपनी डायनेस्टीज़ बना ली थी और उन्होंने उन प्रोविंसेस को कमांड कर लिया था, जैसे कि हैदराबाद और अवध हैं। हालांकि ये जो मुग़ल एम्परर को मानते तो थे कि हमारे मालिक हैं, लेकिन 18th सेंचुरी तक ये जो प्रोविंसेस हैं एम्पायर के, ये कंसोलिडेटेड उन्होंने क्या था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को अपने में मिला लिया था, मतलब और भी स्टेट को अपने में मिलाते चले गए। तो हम इनके बारे में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चैप्टर अभी क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। किंग एंड क्वींस ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो मुग़ल टाइम्स पे थी। एक चीज़ थी हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर, नूरजहाँ के बारे में हमने बोला था। मेहरुन्निसा ने शादी की थी एम्परर जहांगीर से 1611 में, और उसको टाइटल दिया नूरजहाँ। किसने? जहांगीर ने। वो क्या थी, एक्सट्रीमली लॉयल थी और सपोर्टिव थी अपने राजा के ख़िलाफ़, अपने बादशाह के ख़िलाफ़, एज अ मार्क ऑफ ऑनर। और उसके सम्मान में जहांगीर ने क्या किया, सिल्वर कॉइन्स बनवाए और उस पर उसके टाइटल्स लिखा गया एक साइड पर, और दूसरी साइड पर इंस्क्रिप्शन स्टक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहाँ, ऐसा कुछ लिखवाया गया। जैसे इस तरह के जो है ये इस तरह से बनवाया गया। ये जो फिगर है डॉक्यूमेंट्स इज़ एन ऑर्डर, ये एक तरीके का ऑर्डर है नूरजहाँ के लिए। स्क्वायर सील स्टेट्स, ये जो स्क्वायर सील हैं ये बताती है कि कमांड ऑफ आर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ बादशाह बेगम, ठीक है, उनके सम्मान में है ये। और जो राउंड सील है ये क्या स्टेट करती है, बाय द सन ऑफ द शाह जहांगीर शी बिकेम अ ब्रिलियंट एज द मून, मे नूरजहाँ बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, ठीक है, उसके सम्मान में ये सब था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे बी आपसे पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन आपको पढ़नी है इफ़ इट इज़ गिवन इन योर बुक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको मुग़ल एम्पायर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा, क्या था उस टाइम पर, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन था, और अकबर की जो पॉलिसीज़ जो सबसे स्पेशल मानी जाती है मुग़ल्स में, वो किस तरह की रही। बाकी वैसे तो मुग़ल एम्पायर के बारे में कहानियाँ हैं या बहुत सारा उनका इतिहास है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन इस लेवल पे जहाँ पे अभी आप हैं तो इतना जानना बहुत एनफ है। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन भी अपने दिमाग में रखें तो आगे जब आप और हिस्ट्री इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कैसा उस टाइम का समय था, किस तरीके से बाकी पावर्स ने इनको रेसिस्ट किया, और किस तरीके से फिर ब्रिटिश फाइनली मुगल्स के बाद इंडिया में आते हैं। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।